हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि आपकी यूनिट नंबर 9 है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहले इस कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या है। इसके अंदर देखिए जो कंपाउंड बनेंगे वो किस तरीके से बनते हैं। एक तो मेटल एटम होगा, ठीक है, एक क्या होता है मेटल एटम होगा, और दूसरी चीज क्या रहती है लिगेंड्स। दो चीजों से मिलकर बना होता है मेटल एटम और लिगेंड। जो सेंट्रल एटम होता है वो तो क्या रहेगा मेटल रहेगा हमेशा, और जो उसे सराउंड करेंगे वो क्या रहेंगे लिगेंड्स रहेंगे। जो लिगेंड्स का नंबर है ये वरी कर सकता है, ठीक है। जो लिगेंड्स हैं ये 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। जबकि जो मेटल है, अगर ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही मेटल एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिनके अंदर मोर देन 1 मेटल एटम भी प्रेजेंट रहेगा। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली हम कंसीडर कितना करेंगे, सेंटर के अंदर एक मेटल कंसीडर करेंगे। हम ज़्यादा जो एग्जाम्पल इस यूनिट के अंदर देखने वाले हैं वो इसी तरीके के देखेंगे। अब देखिए आगे इसमें जो लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। लिगेंड अपने एक लोन पेयर को देगा मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके के बॉन्ड से हम जो एरो मार्क लगा के दिखाते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। तो लिगेंड हमेशा क्या करेगा, अपने इसके पास वैलेंसीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग लिगेंड्स के पास में। तो वो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व कराएंगे और मेटल के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, क्लियर। तो जो लिगेंड है ये बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लिगेंड होता क्या है। लिगेंड कुछ नहीं होता है, जिस तरीके से हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तब आयंस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल कंपाउंड जो पढ़ते हैं तो हम नॉर्मल आयंस बोलते हैं। इसी तरीके से जो लिगेंड्स होते हैं नॉर्मल आयन जो हैं वो भी हो सकते हैं, इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। जैसे NH3 है, अगर ये मेटल के साथ अटैच है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे लिगेंड का काम करेगा। Cn नेगेटिव है, किसका काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा, ठीक है। H2O है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये भी क्या है लिगेंड है। तो इस तरीके का जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं एटम्स के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं ही हम लिगेंड्स कहते हैं। ये आपको और डिटेल में पता चल जाएगा हम जब आगे पढ़ेंगे। तो अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, किस तरीके से हैं। देखिए इसका एग्जांपल लेके चलेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम K4FeCN होल 6। ये कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। इसके अंदर देखिए जो सेंट्रल एटम है वो तो आयरन हो गया, मेटल एटम होना चाहिए ना, तो ये तो आयरन हो गया। और ये क्या रह गया, साइनाइड जो है, 6 साइनाइड अटैच हैं। ये किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन देंगे। कौन से आयन देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट कैटायनिक कंपाउंड्स, एनायनिक कंपाउंड्स और न्यूट्रल, ठीक है। कैटायनिक कंपाउंड होते हैं, एनायनिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। ये बेस्ड रहता है इनके कॉम्प्लेक्स आयंस के ऊपर। जैसे सिंपल अगर आयन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आयन देगा। क्यों देगा कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे देखिए इसे अगर हम यहाँ पर डिसोसिएट करना चाहें, जब ये डिसोसिएट होगा तो किस तरीके से होगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6, और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 नेगेटिव। तो ये एनायन बना यहाँ पे, इतना कॉम्प्लिकेटेड एनायन। और ये क्या है, कैटायन है। ये तो सिंपल ही है, लेकिन एनायन क्या हुआ, काफी कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी वजह से कोऑर्डिनेटेड जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा किस टाइप के आयन देंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। अगर कभी भी कोऑर्डिनेटेड जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट होने के बाद कैसा आयन देगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा हमारा, कैटायनिक। जैसे देखिए CuNH3
होल 6 और इस पे कितना चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव। अगर इस तरीके का है, अब इस 3 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए भी कुछ ना कुछ लगाया होगा हमने। अगर नहीं भी लगाया, आयनिक फॉर्म के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो CuNH3 होल 6 और 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब कैटाइनिक टाइप का है जो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो अगर जब भी ये कंपाउंड बनाएगा तो कैसा बनाएगा, कैटाइनिक कंपाउंड बनाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसने क्या दिया था, एनायन दिया था, तो ये जब भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो किस तरीके का बनाएगा, एनायनिक कंपाउंड बनाएगा। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो ना तो कैटाइनिक होते हैं ना ही एनायनिक होते हैं। जैसे देखिए निकेल CO होल 4, ये न्यूट्रल टाइप का है, ना कैटाइनिक है ना ही एनायनिक है। तो इनके मोर देन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ तो मान लो मैं 1 एग्जाम्पल्स ही बता रही हूँ आपको, इसके और भी एग्जाम्पल प्रेजेंट है। तो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब तक हमने नॉर्मल कंपाउंड्स वगैरह पढ़े थे, अब कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखें। टाइप्स जो है इसके, जो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है साथ में, तो इसमें डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बना लें कि अगर कैटायनिक कंपाउंड है तो वो कैटायन देगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो क्या होगा, कैटायन होगा उसके अंदर। अगर एनायनिक है तो कंपाउंड कैसा बनेगा, हमारा एनायनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से एक बार इसे रब कर देते हैं, देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक होता है सिंपल सॉल्ट, जैसे हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। तो ये सिंपल सोल्ट है, जब भी डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिर्फ 2 टाइप के आयन से मिलकर बनाई है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये सिंपल सोल्ट होता है। एक होता है डबल सोल्ट। अब तक जो सोल्ट हम पढ़ते आए हैं वो सिंपल सोल्ट पढ़े हैं हमने, NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl हो गया, इस तरीके के। डबल सोल्ट जो होते हैं इनमें मोर देन 1 कैटायन, मोर देन 1 एनायन प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे देखिए पोटाश आलम, आपने नाम सुना होगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है फिटकरी, जो होता है ना पोटाश एलम, आपने शायद फिटकरी के नाम से कभी सुना हो, देखा हो इसे। बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका यूज किया जाता है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O प्रेजेंट रहते हैं। तो ये डबल सोल्ट है, इसके अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ कैटायन, मोर देन 1 टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कैटायन क्या है यहाँ पे, बेसिकली 2 टाइप के प्रेजेंट है K2SO4 के अंदर। जब हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये अपने डिफरेंट आयन देगा। जैसे K पॉजिटिव देगा, मैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में नहीं लिख रही हूँ, मैं सिंपल लिख रही हूँ। SO4 2 नेगेटिव देगा, Al3 पॉजिटिव देगा, इस तरीके से, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने इसे डिसोसिएट किया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर इनकी कंपोजिशन, एनायनिक कंपोजिशन भी अलग हो जाती है, तो वो तो बहुत सारे टाइप के दे देते हैं। तो इस तरीके से जो डबल सोल्ट होते हैं उनमें मोर देन 1 टाइप ऑफ कैटायन प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें डबल सोल्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि सिंपल सोल्ट के कंपैरिजन में ये भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनके कंपैरिजन में लेस कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पर पोटाश एलम का एग्जाम्पल हमने लिया और ये पता चल गया कि जब भी इन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाएगा तो ये डिफरेंट आयंस के लिए टेस्ट देंगे। K पॉजिटिव के लिए भी ये टेस्ट दे देगा, Al3 पॉजिटिव के लिए भी दे देगा, SO4 2 नेगेटिव के लिए भी दे देगा, है ना। तो हरे यानी जब भी वाटर के अंदर इन्हें डिसॉल्व किया जाता है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इनकी खुद की जो आइडेंटिटी थी इस टाइम पे वो इन्होंने लूज कर दी और डिफरेंट आयंस की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट जो है, केमिकल टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। जबकि अगर यहीं पर हमने कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स को, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन्हें लिया होता, जैसे K4FeCN होल 6, अगर ये कंपाउंड लिया है तो ये सिर्फ देगा हमें K पॉजिटिव और FeCN होल 6 4 नेगेटिव। सिर्फ इस कैटायन के लिए टेस्ट मिलेगा और इस एनायन के लिए टेस्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ये आगे चल के Fe2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के लिए टेस्ट देगा,
तो बिल्कुल गलत है, ये इनके लिए कभी भी टेस्ट नहीं देगा। यानी ये वाटर के अंदर जब भी डिजोल्व कंडीशन के अंदर आते हैं अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करते हैं, जबकि डबल सोल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। लेकिन इनका अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी जगह पे। हम यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज को देख के आप ये ना सोचें कि ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये नहीं है, ये डबल सोल्ट है। इस टाइप से जब भी कंपाउंड लिखे मिलेंगे तो वो डबल सोल्ट में कंसीडर किए जाते हैं, और इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कंसीडर करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी यहाँ पे जो ध्यान देने लायक है कि जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट की मेटल्स का वाइड लेवल पे यूज़ किया जाता है। जब भी आप ये कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे आप इस यूनिट के अंदर, तो उनमें आप देखना जैसे यहाँ पे आयरन यूज़ किया है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो आपको पता चलेगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर आयरन एग्जिस्ट करता है, वहाँ से बिलोंग करता है। जबकि डबल सोल्ट के अंदर मैंने जितने भी यहाँ पर फॉर्मूलाज दिखे इसमें कोई भी केमिकल जो है, कोई भी सिंगल आयन डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यानी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और जो डबल सोल्ट होते हैं इनमें इजीली जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो ये आपका जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन था। आप अपनी नोटबुक के अंदर डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो है उनके अंदर डिफरेंस कितने हैं, कम से कम 3 से 4 डिफरेंस आपको जरूर लिखने हैं। ओके।